नमस्कार। आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं महिला परिवीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व है क्या, तो ये जान लेते हैं कि भोजन में उपस्थित ऐसा तत्व जो हमें शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए सक्षम बनाते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। तो पोषक तत्व है क्या, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। भोजन में उपस्थित ऐसा तत्व जो हमें शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ही कहा जाता है पोषक तत्व। और पोषक तत्व किसमें पूर्ण रूप से मिलता है? तो पोषक तत्व मिलता है किसमें? संतुलित आहार में। जो संतुलित आहार होता है उसमें पूर्ण रूप से पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पोषक तत्वों की वजह से ही हमारे शरीर के सभी अंग सही ढंग से क्या कर पाते हैं? काम कर पाते हैं। और इसकी कमी होने पर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आना शुरू हो जाता है। इसलिए पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या है? अति आवश्यक है, क्योंकि पोषक तत्वों के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं? सभी शारीरिक प्रक्रियाओं को कर पाते हैं। अगला देखते हैं पोषक तत्वों के प्रकार, कि पोषक तत्वों के प्रकार। तो पोषक तत्व के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको मुख्य रूप से बांटा गया है, आवश्यक पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? वृहद पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और अगला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सबसे पहले जो वृहद पोषक तत्व है, वृहद पोषक तत्व या इसी को बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, इसको बांटा गया है तीन भागों में। पहला भाग है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा भाग है प्रोटीन और तीसरा भाग है वसा। तो पोषक तत्व कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। और इसमें से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? ये वाला देख सकते हैं, वृहद पोषक तत्व। इसको कितने भागों में बांटा गया? तो इसको तीन भागों में बांटा गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अगला देखते हैं सूक्ष्म जो पोषक तत्व है, इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया? तो इनको बांटा गया है अलग अलग विटामिन में मुख्य रूप से बांटा गया है, लेकिन इसके अलावा खनिज, लवण आदि को भी शामिल किया गया है। तो प्रमुख रूप से हम इसमें देखना शुरू करेंगे विटामिन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन विटामिन से ही बनता है। तो विटामिन के प्रकार में देखना शुरू करेंगे। तो नीचे हम लोग देखेंगे, है ना, यहाँ स्किप मैं कर दे रहा हूँ अभी। अगला देखिएगा शारीरिक आवश्यकताओं एवं पोषक तत्व, मतलब हमारे शरीर की लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है, तो अलग अलग भागों में इनको भी बांट दिया गया है। तो जैसे ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व, मतलब ऐसे पोषक तत्व जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व कहा जाता है। अगला देखिएगा शरीर बनावट के लिए जरूरी, अर्थात जो शारीरिक संरचना के लिए आवश्यक है, उन सभी पोषक तत्वों को हम शरीर बनावट के लिए जरूरी ये मान सकते हैं। अगला है शारीरिक कार्यों के लिए उपयुक्त, मतलब शारीरिक जो प्रक्रिया है उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है, उनको कहा जाता है शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा इसी में ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व में कौन कौन सा आ जाता है? तो इसके प्रमुख स्रोत होते हैं कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व कौन कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जबकि शरीर बनावट के लिए आवश्यक स्रोत कौन सा होता है? तो प्रोटीन, वसा और खनिज। ठीक है, वसा, प्रोटीन और खनिज। उसके बाद देखिएगा अगला शारीरिक कार्यों के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, ये सभी पोषक तत्व आवश्यक होता है शारीरिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए। अब इसी के अंतर्गत देखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व स्रोत कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो इसके अंतर्गत दिया गया है शारीरिक ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? कैलोरी कहा जाता है। मतलब शरीर में जितनी ऊर्जा है वही क्या है? कैलोरी है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 ग्राम वसा से
कितने कैलोरी मिलता है? तो 9 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलता है? तो 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना कैलोरी मिलता है? तो 4 कैलोरी। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी, इतना प्राप्त होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कि शरीर में होने वाली सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। तो जितना भी जैविक प्रक्रिया है ये किसके माध्यम से होता है? तो इन्हीं पोषक तत्वों की सहायता से पूर्ण होता है। अगला देखिएगा, शरीर बनावट के लिए क्या जरूरी है? तो शरीर बनावट के लिए जरूरी क्या था? वसा, प्रोटीन और खनिज जरूरी था। इसका प्रमुख कार्य होता है शरीर के ऊतकों, अंगों, हड्डियों और दांतों के लिए ये आवश्यक होता है, जो शरीर की संरचना को बनाए रखने का काम करता है। अगला देखिएगा, शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण, तो सभी पोषक तत्व जरूरी है और इनका प्रमुख काम हो जाता है। क्या क्या काम होता है? तो पहला काम होता है इसमें देखिएगा, शरीर के सभी कार्य जैसे पसीना आना, तापमान, मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, थायराइड आदि को नियमित करने में अलग अलग पोषक अपना योगदान देते हैं। तो ये सभी प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का पोषक तत्व आ जाता है। इस कारण से सभी पोषक तत्व अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा कार्य लगातार करते रहते हैं। अगला देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन क्या कार्य करता है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं और इन प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन का कार्य देखिएगा कि प्रोटीन अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो अमीनो अम्ल बनाने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। अगला कार्य देखिएगा, प्रोटीन क्या काम करता है? तो शारीरिक विकास, वृद्धि और मरम्मत का कार्य करता है। अगर कहीं पर चोट लग गया तो ये प्रोटीन के माध्यम से वहां का घाव भरता है। अगला देखिएगा, कोशिकाएं ऊतक प्रोटीन से बनते हैं। जितना भी क्या बनेगा? कोशिका बनेगा, कोशिका से मिलकर ऊतक बनेगा। ये किसकी सहायता से बनता है? तो प्रोटीन की सहायता से बनता है। अगला कार्य करता है कि शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। पूरा शरीर का निर्माण जो हुआ रहता है उसमें से 15% योगदान किसका होता है? तो ये प्रोटीन का ही होता है। और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो ये प्रोटीन ही होता है। तो एक बार कार्य को रिपीट कर लेते हैं जल्दी से कि प्रोटीन का पहला काम क्या होता है? कि प्रोटीन अमीनो अम्ल बनाने का काम करता है। दूसरा, शारीरिक विकास और वृद्धि और साथ ही साथ मरम्मत का भी काम करता है। अगला काम करता है कोशिकाएं, ऊतक, ये सब किससे बनता है? तो प्रोटीन से ही बनता है। अगला देखिएगा, शरीर का जो संपूर्ण हिस्सा है उसमें से 15% भाग प्रोटीन का होता है और ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा, इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो प्रमुख स्रोत होता है इसका प्रोटीन का दाल, अंकुरित अनाज, तिलहन, सूखे मेवे, फलियां, दूध, अंडा व मांस। एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि याद हो जाए। दालें, अंकुरित अनाज, तिलहन, सूखे मेवे, फलियां, दूध, अंडा व मांस, ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग देख लेते हैं। क्वाशियोरकर रोग हो जाता है या सूजा रोग बोलते हैं इसी को, जिसमें शरीर में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। साथ ही साथ इस रोग में होता क्या है? तो बच्चे के हाथ पैर दुबले पतले और पेट बाहर की ओर आ जाता है। सूजा रोग, सूजन होगा तो पेट वाला हिस्सा होगा, है ना, शरीर दुबला पतला होगा लेकिन पेट बाहर की ओर निकला होता है, पेट वाला हिस्सा सूज जाता है। दूसरा, मरासमस या सूखा रोग, और इस रोग में होता क्या है? तो मांसपेशियां ढीली हो जाती है।
तो इस रोग की कमी से इस विटामिन की कमी से विटामिन नहीं है, गलती हो रहा है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग, क्वाशियोरकर रोग और मरासमस या सूखा रोग होता है। और इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं ये देख लिए। अगला देखिएगा, प्रोटीन के बाद आ जाता है प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है कि शरीर में ऊर्जा बनाए रखने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। अर्थात शरीर को ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर को लगभग 50 से 75% ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के 1:2:1 अनुपात में बनते हैं। तो कार्बन का एक हिस्सा, हाइड्रोजन का एक हिस्सा और ऑक्सीजन का एक हिस्सा। तो कार्बन का एक हिस्सा, हाइड्रोजन का 2 हिस्सा और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा, इस अनुपात में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला देखिएगा, ये और क्या काम करता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने का काम करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। एक बार कार्य को रिपीट कर लेते हैं ना, कुछ मिस्टेक है उसको करेक्शन करते हुए। क्या काम करता है? तो ये काम करता है क्या काम? तो एक बार चेक करिएगा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है ये। शरीर को लगभग 50 से 75% ऊर्जा देने का काम भी कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसमें 1:2:1 के अनुपात में बना होता है, जहां पर एक हिस्सा कार्बन का, 2 हिस्सा हाइड्रोजन का और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का होता है। अगला एक काम करता है कि ये न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने का काम करता है। अगला देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन सा है? तो इसका प्रमुख स्रोत होता है गेहूं, चावल, आलू और शकरकंद। ठीक है, हल्का मीठापन लिया हुआ ये पदार्थ होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो इससे थकावट हो सकता है, वजन कम होता है और बार बार बीमार पड़ना, क्योंकि शरीर इससे क्या हो जाता है? इसकी कमी से कमजोर पड़ जाता है। तो क्या क्या होता है? तो थकावट, वजन का कम होना और बार बार बीमार पड़ना। अगला देखते हैं, वसा की कमी से क्या क्या होता है? तो वसा का काम होता है क्या करने का? तो शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है वसा। और ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसका प्रमुख रूप से 2 काम होता है यहाँ पर, कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा और साथ ही साथ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम वसा ही करता है। और वसा किसका किसका बना होता है? तो वसा बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का मिश्रण होता है कौन? वसा। वसा का प्रमुख स्रोत देखते हैं, तो इसका प्रमुख स्रोत होता है तेल, घी, पनीर, दूध, अंडा व मांस। अधिकांश देखिएगा जितना भी तैलीय पदार्थ होगा उसमें क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। अब वो देखते हैं, वसा यदि कम हो जाए तो भी रोग हो सकता है और इसकी वृद्धि हो तो भी रोग हो सकता है। तो ये रोग देखिएगा, यदि कमी हो जाता है वसा की, तब की स्थिति में त्वचा में रूखापन आ जाता है और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन इसका अधिकता जैसे होता है तो क्या क्या आ जाता है? मोटापा का बढ़ना और उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। इतना चीज किसके कारण हो सकता है? वसा की अधिकता के कारण होता है। अगला देखते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन कोई ऊर्जा स्रोत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन होता क्या है? तो प्रोटीन एक रक्षात्मक पदार्थ होता है। तो प्रोटीन कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये क्या है? रक्षात्मक पदार्थ है, जो रोगों से शरीर की रक्षा करने का काम करता है। तो प्रोटीन एक क्या है? तो रक्षात्मक पदार्थ है और ये कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है। और इससे क्या सहायता मिलता है? तो हम इसी के माध्यम से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का ये काम करता है कौन? प्रोटीन।
तो शरीर में होने वाली जो उपापचय क्रिया है इसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो उपापचय यहाँ एक बार रिपीट कर लेते हैं ना। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक रक्षात्मक पदार्थ है। प्रोटीन हमारे शरीर की रक्षा करता है और ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ये क्या काम करता है मुख्य रूप से? तो ये उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। अब उपापचय क्रिया होता क्या है? तो उपापचय क्रिया ये होता है जहां पर अपचय और साथ में उपचय की क्रिया, अपचय और उपचय की क्रिया जब साथ साथ चलता है तब यही कहलाता है क्या? उपापचय क्रिया। अगला देखिएगा, घुलनशील के आधार पर विटामिन के प्रकार। तो जल में घुलनशील कौन कौन सा है? तो बी और सी। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? गई भैंस पानी में। भैंस कहाँ जाएगा? पानी में। भ से यहाँ पर बी लिख सकते हैं, स से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? स से, तो सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? गई भैंस पानी में, भैंस बी सी भैंस। ठीक है, तो गई भैंस पानी में, तो पानी में भैंस गया, तो विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील हो जाएगा और बाकी बचा हुआ जो ए डी ई के है ये वसा में घुलनशील होता है। तो जल का तो याद रहेगा। तो जल में घुलनशील कौन? गई भैंस पानी में, मतलब बी और सी जल में घुलनशील, और वसा में घुलनशील बी ए डी ई और के। अगला देखिएगा, विटामिन ए सी एवं ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करता है। तो शरीर को संक्रमण से बचाने का मुख्य काम कौन कौन विटामिन करता है? तो ए सी और ई करता है। अगला देखिएगा, विटामिन ए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो विटामिन ए को किस में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया विटामिन ए को। अगला देखिएगा, विटामिन से संबंधित जानकारियां कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है और कौन कौन सा स्रोत और इसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन से देखते हैं सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या है? तो इसका नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल या कैरोटीन। ठीक है, रेटिनॉल या कैरोटीन। इसका स्रोत कौन कौन सा है? तो स्रोत देखिएगा, पालक, हरी सब्जी, गाजर, आम, पपीता है ना, जैसे पीले फल पपीता, दूध, मक्खन, घी, अंडा, ये सब क्या है? इसके स्रोत है। तो विटामिन ए के स्रोत ये सब है। उसके बाद देखिएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग और कार्निया में शुष्कता, मतलब ये आंख से संबंधित है, जिसे क्या कहा जाता है? जीरो प्लेथेलमिया, है ना, मिया लिखा रहता है ना, प्रिंट मिस्टेक है इसमें। तो विटामिन ए में देख लीजिएगा, विटामिन ए का रिपीट कर लीजिए एक बार। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल या कैरोटीन। इसका प्रमुख स्रोत पालक, हरी सब्जी, गाजर, आम, पीले फल, दूध, मक्खन, घी, अंडा आदि। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी रोग, कार्नियम शुष्कता। इसके बाद देखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं रिलेट कर दे रहा हूं इसमें कि विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है। कौन सा रोग? रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स। रिकेट्स किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है हड्डी से। किससे संबंधित होता है? हड्डी से। तो विटामिन डी से क्या विटामिन डी कहाँ से मिलता है?
सूर्य प्रकाश से, सूर्य प्रकाश से मिलता है। किसके लिए जरूरी होता है? तो हड्डी के लिए। हड्डी से संबंधित रोग कौन सा? रिकेट्स। और हड्डी के लिए आवश्यक जो तत्व होता है, ये कौन सा तत्व होता है? आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। तो विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक है। हड्डी का निर्माण करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा? कैल्शियम। तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इस तरीका से आप याद रख सकते हैं इसको। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसका स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश मुख्य रूप से। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स जो हड्डी से संबंधित है, टिटेनी और अस्थि विकार, इतना रोग होता है विटामिन डी की कमी से। अगला देखिएगा विटामिन ई। तो विटामिन ई, विटामिन ई विज्ञापन में देखे होंगे, शैम्पू या तेल में भी विटामिन ई, और बोला जाता है कि बाल नहीं झड़ेगा इससे, बोलते हैं ना। तो इसमें देखिएगा उस विज्ञापन का रूप ही बना लेते हैं कि विटामिन ई किस में लिखा रहता है? वो शैम्पू में लिखा रहता है, शैम्पू तेल में। और यदि आप शैम्पू नहीं लगाओगे, है ना, तो आप क्या हो सकते हो? टकला हो सकते हो। टकला, है ना, तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई विज्ञापन को याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी आ जाता है। लेकिन टोकोफेरॉल की याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको विज्ञापन की तरफ जाना पड़ेगा। और शैम्पू आप नहीं लगाओगे तो क्या हो सकते हो? आप टकला हो सकते हो। तो टोकोफेरॉल। और इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो इसका प्रमुख स्रोत है गेहूं, हरी सब्जी, अंडा, दूध और विभिन्न प्रकार के तेल। तेल के बारे में बताया ना, विटामिन ई रहता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जनन क्षमता में कमी, बंध्यता। अगला देखिएगा विटामिन के। तो विटामिन के, इसका क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। क्या हो जाएगा? नेफ्थोक्विनोन। स्रोत कौन सा? हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन और लहसुन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला देखिएगा जो जल में घुलनशील है, ये तो देख रहे थे किसमें? वसा में घुलनशील। अब देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन बी। विटामिन बी का विभिन्न प्रकार है। पहला प्रकार है आपका विटामिन B1। इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। और इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो साबुत अनाज, चावल, मांस और मछली। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? बी से विटामिन बी और बी से बेरी बेरी रोग। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग? तो ओंठ, जीभ फटना और मुंह के छाले होना, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, है ना। और इसका स्रोत क्या है? दूध, फल, अनाज और यकृत। अगला देखिएगा विटामिन B3। तो विटामिन B3 की को क्या कहा जाता है, अर्थात उसका रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। विटामिन 3 का क्या हो जाएगा? नियासिन। प्रमुख स्रोत कौन कौन सा? तो मूंगफली, मांस, मछली, सब्जी, चावल और दाल। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो B3 की कमी से हो सकता है पेलेग्रा रोग और मानसिक रोग। अगला देखिएगा विटामिन B3 हो गया है ना। B5, विटामिन B5, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक। क्या नाम है? पेंटोथेनिक। इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन सा? तो अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां और यकृत। अगला देखिएगा इससे होने वाला प्रमुख रोग कौन कौन सा है? तो डायरिया, डिमेंशन और डर्मेटाइटिस, ये रोग होता है इसी कमी से। अगला देखिएगा B6। तो B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो साबुदाना और अंडा, जिसे हम साबुन दाना बोल देते हैं ना। अगला इसकी कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। एनीमिया कैसा रोग होता है? तो इसमें खून की कमी हो जाता है। तो खून की कमी होने वाला रोग ही क्या कहलाता है? एनीमिया रोग। किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन
B6 की कमी के कारण। अगला है विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड। क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड। तो इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां और सोयाबीन। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? तो छाला हो जाता है और अल्सर हो जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। प्रमुख स्रोत कौन कौन सा? तो यकृत, मांस, अंडे का पीला भाग और दूध इसका प्रमुख स्रोत है। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से देखिएगा कौन कौन सा रोग हो जाता है। तो परनीसियस, एनीमिया और मानसिक विकार हो जाता है। तो इतना विकार उत्पन्न हो जाता है इससे। अगला देखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कार्बिक एसिड। क्या नाम है? स्कार्बिक एसिड। स्कार्बिक एसिड को भी याद रख सकते हैं आप। कैसे याद रख सकते हैं ये देख लेते हैं। तो उसको याद रखा जा सकता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग से आप याद रखिएगा स्कार्बिक एसिड, या स्कार्बिक एसिड से स्कर्वी रोग याद रख सकते हैं, जैसा रिलेट करेंगे आप। प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो आंवला, अमरूद, नींबू, खट्टे फल, अंकुरित अनाज। अधिकांश तौर पे जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें मिलता है विटामिन सी, और इसका प्रमुख स्रोत होता है आंवला। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला देखते हैं प्रमुख पोषक खनिज तत्व। तो खनिज तत्व में कौन कौन सा आ जाता है? सबसे पहले खनिज, कौन कौन सा खनिज है? तो लौह तत्व। ठीक है, जिसमें आयरन की मात्रा मिले। तो आयरन का मात्रा मिलने का प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो पहला है पालक, दूध, पत्ते, सब्जियां, बाजरा, रागी, मांस, अंडे। इन सब में क्या पाया जाता है? तो इन सब में पाया जाता है आयरन की मात्रा, मतलब लौह तत्व। प्रमुख कार्य क्या करता है ये? तो आरबीसी में एचबी मतलब हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये आवश्यक होता है। कौन? लौह तत्व, आयरन। इस कारण देखिएगा जब हीमोग्लोबिन कम रहे तो आयरन की मात्रा दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को क्या दिया जाता है? आयरन की गोली, ताकि हीमोग्लोबिन की मात्रा संतुलित हो सके। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होना चाहिए? लगभग तो 12 ग्राम के आसपास होना चाहिए महिलाओं में। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से हो जाता है रक्त अल्पता, जिसे क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। अगला देखिएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो माँ का दूध या गाय का दूध, बाजरा, ज्वार, पत्तेदार सब्जी, पनीर और अंडा, ये सब कैल्शियम की है। उसके बाद कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? तो हड्डी भंगुर हो जाता है, अर्थात हड्डी कमजोर हो जाता है। और ये कार्य क्या करता है? तो हड्डी का और दांतों का निर्माण और साथ ही साथ मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। कौन? कैल्शियम। अगला देखिएगा सोडियम। तो सोडियम क्या काम करता है या किसमें पाया जाता है सोडियम? तो साधारण नमक और दूध और मांस, इसमें क्या होता है? सोडियम पाया जाता है। और ये साधारण नमक को क्या कहा जाता है? तो NaCl कहा जाता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। किसको? साधारण नमक को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो तंत्रिका तंत्र से मिले आवेग का संचरण शरीर में करता है, जिसे पेशियां काम करने लगता है। अगला है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये सब जानते हैं ना। तो आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जी में भी आयोडीन पाया जाता है। ये क्या काम करता है? तो इसका प्रमुख काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो शारीरिक
मानसिक वृद्धि व कार्य क्षमता बनाए रखने का काम करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग, और साथ ही साथ या तो गायटर भी बोल सकते हैं। अगला होता है प्रमुख कोबाल्ट। तो कोबाल्ट प्रमुख कार्य क्या होता है कोबाल्ट का? तो आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण का काम करता है। कौन? कोबाल्ट। अगला देखते हैं जिंक। तो जिंक का कार्य होता है इंसुलिन हार्मोन के निर्माण करने का कार्य करता है। कौन? जिंक। अगला देखिएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू के बीज, तिल, सेमदाने, अनाज, दूध, दही, साल्मोन, ये सब में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? तो डीएनए निर्माण में जरूरी होता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, शुगर लेवल के नियंत्रण में एवं हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। कौन? मैग्नीशियम। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो इसकी कमी से होता है हड्डी भंगुर हो जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों हड्डी के लिए आवश्यक होता है। यहां पर एक पॉइंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण खनिज यदि पूछे तो कैल्शियम और कौन है? लौह है, आयरन। कैल्शियम और आयरन है। अगला देखते हैं जल। तो जल भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो यह शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है और मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 75% भाग हमारे शरीर में किसका होता है? तो जल का होता है। शरीर के द्वारा ही जल के द्वारा है ना, जल के द्वारा हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है? पूर्ण होता है। जल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे मलमूत्र के रूप में हो चाहे पसीने के रूप में हो। हमारे शरीर में 1% जल की कमी होने पर हमें प्यास लगने लगती है और 10% कमी से मृत्यु हो सकती है ना। तो हमें लगातार लगभग 2.5 से 3 लीटर, मिनिमम लगभग 3 लीटर पानी हम लोगों को दिन में पी लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 65 से 75% भाग जल का ही बना हुआ होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का लगातार आप लोगों को वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।